हम अक्सर इस बात पे गौर करते हैं ना कि जब बाजार में कोई नई तकनीक आती है तो कुछ कंपनियां अचानक से आसमान छूने लगती हैं। हाँ बिल्कुल। और वहीं कुछ एक समय की दिग्गज कंपनियां देखते ही देखते इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाती हैं। एकदम सही। नोकिया या कोडेक का ही उदाहरण ले लीजिए। बाहर से देखने पर लगता है कि शायद उनका प्रोडक्ट खराब हो गया था, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो कहानी कुछ और ही होती है। और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम इसी रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास मैनेजमेंट और संगठनात्मक विकास, जिसे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट या ओडी भी कहा जाता है, उससे जुड़ी कुछ बेहद दिलचस्प स्रोत सामग्री है। यह असल में आरबीआई ग्रेड बी परीक्षा के नोट्स हैं। हाँ, और ये एक ऐसा विषय है जो केवल किताबी सिद्धांतों तक सीमित नहीं है। हर वो जगह जहां इंसान एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वहां ये विज्ञान लागू होता है। ठीक है, तो इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मतलब भले ही ये परीक्षा के नोट्स हैं, लेकिन असल में ये किसी भी दफ्तर या कंपनी के काम करने के तरीके को समझने का एक बहुत ही शानदार नजरिया है ना? बिल्कुल। एक संस्था आज जहां है और भविष्य में उसे जहां होना चाहिए, उस बीच की खाई को कैसे पाटा जाए, और यही संगठनात्मक विकास का मूल उद्देश्य है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब ये समझना कि कोई संगठन अपने मौजूदा स्वरूप को तोड़कर एक नया रूप कैसे लेता है। हाँ, और पर्दे के पीछे की ये प्रक्रिया कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं होती। ऐसा कभी नहीं होता कि शुक्रवार शाम मैनेजमेंट ने एक ईमेल भेजा कि सोमवार से हमारी संस्कृति बदल जाएगी और लोग अचानक बदल गए। हाँ यार, दफ्तरों में ऐसा जादू कहाँ होता है। एकदम सही। संगठनात्मक विकास एक बहुत ही सोची समझी, योजनाबद्ध और मैं कहूंगा अक्सर एक दर्दनाक प्रक्रिया होती है। ये एक जानबूझकर किया गया हस्तक्षेप है। तो यहीं से हमें शुरुआत करनी चाहिए। कोई भी संगठन इस दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना ही क्यों चाहता है? मतलब इंसान तो फितरत से आराम पसंद होता है। हाँ, यथास्थिति सबको अच्छी लगती है। बिल्कुल। अगर सब कुछ एक तय ढरे पर चल रहा है तो पुरानी कहावत है ना कि जो चीज टूटी नहीं है उसे मत सुधारो। फिर बदलाव का जोखिम क्यों उठाना? क्योंकि जोखिम ना उठाना ही सबसे बड़ा जोखिम बन जाता है। हमारी इस स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से उन ताकतों की ओर इशारा करती हैं जो किसी भी संस्था को बदलने पर मजबूर कर देती हैं। अच्छा, तो ये ताकतें कौन सी हैं? ये ताकतें दो तरफ से हमला करती हैं, बाहर से और अंदर से। बाहरी ताकतों में सबसे क्रूर कारक है तकनीक और बाजार की प्रतिस्पर्धा। हाँ, यहाँ नोकिया का उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। उनके पास दुनिया का बेहतरीन हार्डवेयर था, लेकिन जब एप्पल ने टच स्क्रीन का नया दौर शुरू किया तो नोकिया ने अपने सॉफ्टवेयर को बदलने में बहुत देर कर दी। वो एक क्लासिक केस स्टडी है कि बाहरी ताकतें कैसे काम करती हैं। सही बात है। समाज का तौर तरीका बदल रहा हो, नीतियां बदल रही हों, तो बदलना ही पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कई बार दबाव बाहर से नहीं, बल्कि कंपनी की अपनी दीवारों के भीतर से आता है। आंतरिक ताकतें। क्या इसका मतलब कर्मचारियों की मांगें या कंपनी के अंदर की राजनीति से है? राजनीति से ज्यादा ये जनसांख्यिकी या डेमोग्राफिक्स का खेल है। कल्पना कीजिए कि एक पुरानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहां लोग 30 सालों से काम कर रहे हैं। हाँ, एक पारंपरिक वर्कफोर्स। बिल्कुल। अब अचानक वहां रिटायरमेंट का दौर शुरू होता है और भारी संख्या में नए युवा कर्मचारी मतलब जेनजी कंपनी में आते हैं। ओहो, तब तो काम करने का तरीका, वर्क लाइफ बैलेंस की उम्मीदें सब एकदम अलग होंगी पुराने लोगों से। एकदम सही पकड़े आप। इसके अलावा अगर कंपनी की उत्पादकता लगातार गिर रही हो या कोई नया लीडर आ जाए तो वो अंदरूनी दबाव बदलाव की नींव रख देता है। तो पूरी कंपनी का नक्शा ही बदल दे। हाँ, इसी आधार पर बदलाव को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है इंक्रीमेंटल या इवोल्यूशनरी बदलाव। ये धीरे धीरे होने वाला सुधार है। मतलब मौजूदा सिस्टम को पूरी तरह खत्म नहीं किया जाता? नहीं, बल्कि उसमें छोटे छोटे बदलाव करके उसे और ज्यादा कुशल बनाया जाता है। और दूसरा प्रकार है रेडिकल या ट्रांसफॉर्मेशनल बदलाव। ये क्रांतिकारी कदम होता है। रुकिए, मुझे इसे अपने दिमाग में थोड़ा विजुअलाइज करने दीजिए। इंक्रीमेंटल बदलाव ऐसा है जैसे मैं अपनी गाड़ी की नियमित सर्विसिंग करा रही हूँ, इंजन ऑयल बदल रही हूँ ताकि माइलेज बेहतर हो जाए। गाड़ी वही है, बस बेहतर चल रही है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। और रेडिकल बदलाव? रेडिकल बदलाव का मतलब होगा कि मैं उस पेट्रोल गाड़ी का पूरा इंजन ही निकाल दूं और उसमें इलेक्ट्रिक बैटरी और मोटर फिट कर दूं। ढांचा भले ही वहीं दिखे, लेकिन गाड़ी की आत्मा पूरी तरह से बदल चुकी है। बहुत ही उम्दा तुलना। और जानते हैं, उस इलेक्ट्रिक मोटर फिट करने वाले काम में सबसे बड़ी चुनौती तकनीक की नहीं होती। तो किसकी होती है? उन लोगों की जिन्हें उस नई गाड़ी को चलाना है।
जब इतना बड़ा बदलाव होता है तो अक्सर ये कंपनी के अस्तित्व पर मंडराते किसी खतरे का नतीजा होता है। और यहीं से असल समस्या शुरू होती होगी। मान लीजिए मैनेजमेंट ने तय कर लिया कि गाड़ी का इंजन बदलना है, लेकिन जो मैकेनिक सालों से पेट्रोल इंजन पर काम कर रहे हैं वे अचानक इलेक्ट्रिक बैटरी को हाथ क्यों लगाएंगे? वे तो विद्रोह कर देंगे। बिल्कुल, लोग अपनी पुरानी आदतों से चिपके रहते हैं। हाँ, हमने देखा है जब दफ्तर में सिर्फ एक नया सॉफ्टवेयर लागू होता है तो पूरी टीम कैसे शिकायत करने लगती है कि पुराना वाला ही ठीक था। लोग बदलाव का विरोध करते हैं। ये इंसानी स्वभाव है। असल में लोग बदलाव से नहीं डरते, वे उस बदलाव के कारण अपनी अहमियत और अपनी कुशलता खोने से डरते हैं। तो इस प्रतिरोध को कैसे तोड़ा जाता है? नीतियों का गहराई से विश्लेषण किया गया है। शुरुआत करते हैं एम्पिरिकल रेशनल रणनीति से। एम्पिरिकल रैशनल, ये नाम से काफी तार्किक लग रहा है। हाँ, ये इसी मान्यता पर टिकी है कि इंसान पूरी तरह से तार्किक प्राणी है। मतलब अगर मैं एक अच्छी सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डेटा और ग्राफ दिखाकर समझा दूं कि ये नया सॉफ्टवेयर उनका दिन में 2 घंटा बचाएगा, तो वे खुशी खुशी उसे अपना लेंगे। इस रणनीति का यही आधार है। ये मानकर चलती है कि लोग अपने स्वार्थ और फायदे को समझते हैं। सही डेटा मिले तो वे तर्क के आधार पर मान जाएंगे। लेकिन क्या इंसान सच में इतने तार्किक होते हैं? मुझे तो नहीं लगता। क्यों नहीं? मतलब आप किसी को कितना भी डेटा दिखा दें कि सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा है, फिर भी लोग अलार्म स्नूज कर ही देते हैं। सिर्फ फायदे गिनाने से लोग अपनी पुरानी जड़ जमा चुकी कॉर्पोरेट आदतें नहीं छोड़ते। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो आपकी ये आपत्ति पूरी तरह से इंसानी मनोविज्ञान की हकीकत बयां करती है। हम सिर्फ कैलकुलेटर नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। इसीलिए जो दूसरी रणनीति है, नॉर्मेटिव रीएजुकेटिव, वो आज के समय में बहुत ज्यादा प्रभावी मानी जाती है। ये रणनीति स्वीकार करती है कि इंसान सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने का मतलब कि वे इस बात से ज्यादा प्रभावित होते हैं कि उनके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं। एकदम सही। ये रणनीति सीधे तौर पर संस्था की संस्कृति, वहां के सामाजिक मानदंडों और लोगों के रवैये को बदलने पर प्रहार करती है। यानी सिर्फ सॉफ्टवेयर के फायदे नहीं गिनाए जाते। नहीं, ये उस दफ्तर में एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां नयापन और इनोवेशन कंपनी की नई पहचान बन जाए। जब लोगों के मूल्य अंदर से बदलते हैं तब बदलाव थोपावा नहीं लगता। समझ गए। यानी ये दिखाना कि हमारी कंपनी में अब ऐसे ही काम होता है और हम सब इसी टीम का हिस्सा हैं। बिल्कुल, ये स्वाभाविक लगता है। लेकिन मान लीजिए कि कंपनी डूबने की कगार पर है। आपके पास महीनों तक संस्कृति बदलने या रवैया नया करने का समय ही नहीं है, तब क्या होगा? ऐसे संकट के समय के लिए तीसरी रणनीति बनी है, पावर कोएर्सिव। यहाँ सारा खेल सत्ता, अधिकार और तानाशाही का है। तानाशाही मतलब या तो ये करो या फिर नौकरी छोड़ दो। कठोर शब्दों में कहें तो हाँ, इसमें नियमों और दंड या आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए बदलाव सीधे शीर्ष नेतृत्व से नीचे की ओर थोपा जाता है। ये तो काफी डरावना है। लेकिन जब कंपनी को हफ्तों में दिवालिया होने से बचाना हो तो लीडर ये नहीं पूछता कि आपको नया सिस्टम कैसा लग रहा है। वो कहता है ये नया नियम है और आज से लागू होगा। हाँ, आपातकाल में शायद यही सबसे तेज तरीका है। तो ये बात तो साफ हो गई कि रणनीतियां हालात के हिसाब से बदलती हैं। सत्ता का इस्तेमाल करना है, संस्कृति बदलनी है या डेटा दिखाना है। बिल्कुल। लेकिन ये सब हवा में तो नहीं होता होगा। इन रणनीतियों को जमीन पर उतारने के लिए किसी नक्शे या ब्लूप्रिंट की जरूरत तो पड़ती होगी। और उन्हीं ब्लूप्रिंट्स को ओडी की भाषा में थियरीज ऑफ प्लान चेंज यानी नियोजित बदलाव के सिद्धांत कहा जाता है। नियोजित शब्द यहाँ सबसे अहम है। मतलब ये कोई दुर्घटना नहीं है, सब कुछ प्लान्ड है। हाँ, एक सचेत और वैज्ञानिक प्रयास। इन मॉडल्स में सबसे ज्यादा चर्चित है कर्ट लेविन का 3 स्टेप मॉडल। कर्ट लेविन को यूं ही सामाजिक मनोविज्ञान का जनक नहीं कहा जाता। अच्छा, तो उन्होंने बदलाव को कैसे समझाया है? उन्होंने इसे बहुत ही सरल 3 कदमों में बांट दिया, अनफ्रीजिंग, मूविंग और रीफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग मतलब यथास्थिति या जो स्टेटस को है उसे कमजोर करना। अगर लोग पुरानी आदतों से चिपके हैं तो उन्हें ढीला करना होगा। एकदम सही। मुझे याद आ रहा है, स्रोत सामग्री में इस चरण में मनोवैज्ञानिक सुरक्षा या साइकोलॉजिकल सेफ्टी का जिक्र है। वो अनफ्रीजिंग की सबसे बड़ी शर्त है। जब तक आप लोगों को ये भरोसा नहीं दिलाते कि पुरानी आदतें छोड़ना सुरक्षित है, वे अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। हाँ, उन्हें लगना चाहिए कि नया सीखते हुए गलती हो भी गई तो मजाक नहीं उड़ेगा। रुकिए, ये मुझे एक प्रक्रिया की तरह समझ आ रहा है। कैसी प्रक्रिया?
मान लीजिए मेरे पास बर्फ का एक चौकोर टुकड़ा है, हाँ। लेकिन मुझे बर्फ एक स्टार के आकार में चाहिए। मैं उस चौकोर बर्फ को छील या काट तो नहीं सकती, वो टूट जाएगी। मुझे सबसे पहले उसे पिघलाना होगा। ये पिघलने की प्रक्रिया ही अनफ्रीजिंग है। अरे वाह, ये उपमा इसके पीछे के पूरे विज्ञान को एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। जब वो बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है तब वो मूविंग के चरण में होती है, जहां हम उस पानी को स्टार शेप वाले सांचे में डालते हैं। बिल्कुल। संगठन के नजरिए से देखें तो ये वो समय है जब नई ट्रेनिंग दी जा रही है, नई मूल्य विकसित किए जा रहे हैं। ये एक ट्रांजिशन का दौर है। लेकिन अगर मैंने उस स्टार शेप वाले पानी को वापस फ्रीजर में नहीं रखा तो वो पानी ही रह जाएगा या फिर फैल जाएगा। इसलिए तीसरा कदम है रीफ्रीजिंग, और प्रोत्साहन के साथ जोड़ना पड़ता है। अगर रीफ्रीजिंग सही से ना हो तो लोग वापस पुराने ढर्रे पर लौट जाते हैं। ये मॉडल बहुत ही तार्किक है, लेकिन मुझे लगता है कि हर कॉर्पोरेट समस्या इतनी सीधी नहीं होती कि बर्फ पिघलाई और जमा दी। कई बार तो पता ही नहीं होता कि समस्या है क्या। ऐसे जटिल हालातों के लिए हमारे पास दूसरा ढांचा है, एक्शन रिसर्च मॉडल। ये लेविन के मॉडल से काफी अलग है। ये बदलाव को सीधे रास्ते की बजाय एक चक्रीय या साइक्लिकल प्रक्रिया मानता है। चक्रीय प्रक्रिया? हाँ, ये किसी क्लिनिकल प्रयोग की तरह काम करता है जो अनुमानों पर नहीं, कठोर डेटा पर आधारित होता है। तो इसमें होता क्या है? बाहर से कोई कंसल्टेंट आता है और कंपनी की कमियां निकाल कर चला जाता है? पारंपरिक कंसल्टिंग में ऐसा ही होता है, लेकिन एक्शन रिसर्च में नहीं। यहाँ बाहरी विशेषज्ञों से परामर्श लिया जाता है, डेटा इकट्ठा होता है, लेकिन फिर वो डेटा क्लाइंट को वापस फीडबैक के रूप में दिया जाता है। अच्छा, और फिर होता है संयुक्त निदान या जॉइंट डायग्नोसिस। जॉइंट डायग्नोसिस मतलब बाहरी एक्सपर्ट अपनी रिपोर्ट टेबल पर फेंककर ये नहीं कहता कि ये लो तुम्हारी बीमारी का इलाज, बल्कि वो मैनेजमेंट और टीम के साथ बैठकर डेटा का विश्लेषण करता है। बिल्कुल, वे साथ मिलकर तय करते हैं कि समस्या की जड़ क्या है। जब लोग खुद समस्या पहचानने में शामिल होते हैं तो वे समाधान का भी हिस्सा बन जाते हैं। ये तो बहुत बढ़िया तरीका है सहभागिता का। हाँ, फिर कार्रवाई या एक्शन लिया जाता है और फिर उसका कठोर मूल्यांकन होता है। चूंकि ये एक चक्र है, इसलिए मूल्यांकन से जो नए तथ्य आते हैं वे अगली रिसर्च का आधार बन जाते हैं। मतलब बदलाव यहाँ कभी न खत्म होने वाली खोज है। ये उन कंपनियों के लिए बेहतरीन है जो लगातार प्रयोग करना चाहती हैं। सही कहा। लेकिन एक बात है, इन दोनों मॉडल्स में एक बात समान है। ये दोनों मानकर चलते हैं कि कंपनी में कुछ खराब है जिसे ठीक करना है। पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जो खूबियों पर बात करे? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक ओडी ने इस पहलू को भी पहचान लिया है, और यही हमारा तीसरा मॉडल है, द पॉजिटिव मॉडल, जिसे एप्रिशिएटिव इंक्वायरी भी कहते हैं। इसका नजरिया ही उल्टा है। उल्टा कैसे? मतलब कॉर्पोरेट दुनिया में कमियां न निकालना तो बहुत ही अजीब बात है। हर परफॉर्मेंस रिव्यू तो इसी पर होता है कि आपने क्या गलत किया। वही तो इस मॉडल की क्रांति है। ये समस्या शब्द को ही डिक्शनरी से बाहर निकाल देता है। ये मानता है कि आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वो बढ़ेगी। हाँ, अगर सिर्फ समस्याओं पर बात करेंगे तो माहौल नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल, इसलिए ये मॉडल सकारात्मक उम्मीद पर काम करता है, संस्था की सफलताओं को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करता है। इसके लिए एक 4D साइकिल का प्रयोग किया जाता है। 4D। ये 4D क्या है और कैसे काम करते हैं? पहला डी है डिस्कवरी, यानी खोज, लेकिन गलतियों की नहीं। ये इस बात की खोज है कि वर्तमान में क्या सबसे अच्छा है। मान लीजिए किसी कंपनी की कस्टमर सर्विस खराब है, लेकिन रिसर्च टीम बहुत शानदार है, तो सारा ध्यान रिसर्च टीम पर होगा कि वे इतना अच्छा काम कैसे कर रहे हैं। एकदम सही। उनकी सफलता का राज क्या है? यानी हम सोने की खदान ढूंढ रहे हैं। फिर दूसरा डी क्या है? दूसरा डी है ड्रीम या सपना देखना। यहाँ लोग सोचते हैं कि क्या हो सकता है अगर पूरी कंपनी उस बेहतरीन रिसर्च टीम की तरह काम करे, तो भविष्य कैसा होगा। ये तो बहुत ही प्रेरक लग रहा है, एक आदर्श भविष्य की कल्पना। हाँ, फिर तीसरा डी है डिजाइन या डिजाइन करना, सपनों को जमीन पर लाने का काम। ये तय करना कि क्या होना चाहिए ताकि हम उस सपने तक पहुंच सकें। मतलब नई नीतियां या प्रक्रियाएं बनाना। हाँ। और चौथा डी? चौथा डी है डेस्टिनी या डिलीवर। ये एग्जीक्यूशन होगा, जो डिजाइन किया है उसे लागू करना और सुनिश्चित करना कि भविष्य में क्या होगा। बिल्कुल। सिर्फ फोकस को कमियों से हटाकर ताकतों पर शिफ्ट करने से कंपनी की संस्कृति में भारी ऊर्जा आ जाती है। ये कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए जादू की तरह काम करता है। वाकई
तो अगर हम अपनी इस पूरी चर्चा का एक निचोड़ निकालें, निचोड़ ये है कि लेविन का 3 स्टेप मॉडल सरल बदलावों के लिए सबसे अच्छा है, जहां सीधा रास्ता तय करना है। एक्शन रिसोर्स मॉडल वहां काम आता है जहां समस्याएं जटिल हैं। और पॉजिटिव मॉडल वहां जहां पूरी संस्था की संस्कृति बदलनी है और नई जान फूंकनी है। बिल्कुल। बेहतरीन लीडर वो है जो पहचान सके कि उसकी टीम को आज किस मॉडल की जरूरत है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? हमने बाहरी और आंतरिक ताकतों की बात की, सत्ता की रणनीतियां देखी, बर्फ पिघलाने से लेकर 4D साइकिल तक सब डिकोड किया। हाँ, काफी कुछ कवर कर लिया। लेकिन जब हम संगठनात्मक विकास जैसे शब्द सुनते हैं तो लगता है जैसे किसी निर्जीव मशीन के पुर्जों की बात हो रही हो। स्ट्रक्चर, डेटा, डायग्नोसिस, ये शब्द बहुत ही यांत्रिक लगते हैं। शब्द भले ही यांत्रिक हों, लेकिन इन सभी फ्रेमवर्क्स के केंद्र में मशीन नहीं, इंसान है। और यही सबसे गहरा विचार है जो आज निकलकर सामने आता है। कर्ट लेविन को सामाजिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, किसी मशीनरी का नहीं। नॉर्मेटिव रणनीति चीख चीख कर कहती है कि हम सामाजिक प्राणी हैं। बिल्कुल सही है। ये सोचने वाली बात है जब कोई बहुत बड़ा कॉरपोरेट मर्जर फेल होता है या नई टेक्नोलॉजी फ्लॉप हो जाती है, तो क्या वो बिजनेस मॉडल की हार होती है या फिर वो इंसानी स्वभाव और उनके डर को न समझ पाने की विफलता होती है? बिना इंसानी मनोविज्ञान को समझे दुनिया की कोई भी मैनेजमेंट थ्योरी किसी संगठन को बचा नहीं सकती। शायद हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा स्ट्रक्चर असल में सिर्फ एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रयोग ही है। हम एक्सेल शीट को नहीं, इंसानों की आदतों को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं। एकदम 100% की बात कही आपने। तो अगली बार जब दफ्तर में कोई नया नियम या नया सॉफ्टवेयर लागू हो तो ध्यान दीजिएगा, क्या मैनेजमेंट आपको अनफ्रीज करने की कोशिश कर रहा है या फिर आपातकाल में पावर कोर्सिव चाबुक चला रहा है? उस नजरिए से अपने ही दफ्तर को देखना अपने आप में एक बहुत ही रोमांचक अनुभव हो सकता है। विचार करते रहिए।